ये उन्नाव के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। बहुत कुछ इन्होंने जीवन में अपने पाया है, सरकारी वकील भी रहे हैं। उसके बाद भी इन्होंने हमारा दर्जा, हमारा ओहदा अपने जीवन में, अपने हृदय में हमेशा बना के रखा। और जब से मैं राजनीतिक जीवन में आया, उससे पहले से भी जब कभी हमको संकट की घड़ी महसूस हुई, जब कभी हमको ऐसी परिस्थिति महसूस हुई कि हमको सहयोग करने के लिए हमारा बड़ा भाई हमारा हाथ पकड़े, आप निसंदेह मानकर चलिए, इस मंच से मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे बड़े भाई ने हमेशा हमारा हाथ पकड़कर हमारा साथ निभाने का काम किया। और आज भी आपके गांव लाने के लिए हमारे बड़े भाई ने हमसे 3-4-6 दिन पहले कहा था कि एक कार्यक्रम है, आपको चलना है। इतने भव्य, इतने सुंदर कार्यक्रम में इन्होंने हमको यहाँ पर लाने का काम किया, आप सबसे मिलाने का काम किया, सम्मानित कराने का काम किया, एक अवसर प्रदान किया कि मैं आप सबसे मिल सकूं, आप सबके बीच में अपने विचार रख सकूं, अपनी बात रख सकूं। इसके लिए हृदय से इनका धन्यवाद और इनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं और आगे अपनी बात बढ़ाऊं, नमन करना चाहता हूं ऐसे ब्रह्मचारी जी का, ऐसे महापुरुष जी का, जिनकी याद में इतने सारे लोग एकत्रित होकर आज इस कार्यक्रम के आयोजन में यहाँ पर मौजूद हैं। साथियों, आज हम लोग जवाबी कीर्तन के कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं। जवाबी कीर्तन का कार्यक्रम अपने देश की सभ्यता, भारतीय संस्कृति, हमारे भाईचारे का एक जीता जागता उदाहरण के समान है। हम सब लोग जानते हैं कि जब हमारे पास मनोरंजन के बहुत सारे संसाधन नहीं हुआ करते थे, ये टीवी नहीं हुआ करता था, ये रेडियो नहीं हुआ करता था, ये मोबाइल नहीं हुआ करते थे। आज की नौजवान पीढ़ी मोबाइल पे फेसबुक, ट्विटर और तमाम चीजों में व्यस्त रहती है, टेलीविजन में व्यस्त रहती है। तब हमारे बड़े बुजुर्ग गांव में इस प्रकार के आयोजन करके, जवाबी कीर्तन का आयोजन, रामलीलाओं का आयोजन, कृष्ण लीलाओं का आयोजन, इस प्रकार के आयोजन करके हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, उस तक हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की संस्कृति कैसे पहुंचे, इस प्रकार के आयोजन लगातार कराने का और करने का काम किया करती थी। दुर्भाग्य से समय बदला, परिस्थिति बदली। आज हम देखते हैं कि गाँवों में जाते हैं, कई कार्यक्रमों में जाते हैं तो देखते हैं कि गाँवों में नौटंकी प्रकार के कार्यक्रम ज्यादा हुआ करते हैं और कमोवेश, दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश कह लीजिए कि उनमें बड़ी संख्या में भीड़ अपने आप एकत्रित होने का काम किया करती है। लेकिन उसके माध्यम से हम उसको भी एक कला का माध्यम मानते हैं, लेकिन उसके माध्यम से जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, वो हमारी नौजवान पीढ़ी में पहुंचने का काम नहीं कर पाती है। आप जवाबी कीर्तन का भी कार्यक्रम सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको तर्क दिखाई देगा, आपको महसूस होगा कि हमारी संस्कृति, हमारे धर्म में जो गंगा मैया के बारे में बताया गया, जो शंकर भगवान के बारे में बताया गया, जो कृष्ण के बारे में बताया गया, जो राम के बारे में बताया गया, उनके जीवन के चित्रण के बारे में बताया गया, एक एक बात आपके सामने गीतों के माध्यम से कैसे परिलक्षित होगी, ये अभी थोड़ी देर बाद आपके सामने अपने आप दिखाई देगा। और उसको तर्क करके हमारे मन में कई बार विचार होता है, जब हम रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, महाभारत के बारे में सोचते विचार करते हैं, तो कई बार तर्क हमारे मन में आते, विचार आते कि ऐसा कैसे हो गया, राम ने बाली को क्यों मारा, वो भी छुप के मारा। अगर राम वास्तव में ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से, मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो उनको वनवास क्यों जाना पड़ा, सीता मैया को क्यों छोड़ना पड़ा राम को। ऐसे तमाम तर्क हमारे मन में, हमारे विचारों में, जब हम रामायण पढ़ते, गीता पढ़ते, स्वतः आते हैं। और खासकर नौजवानों के मन में तो बहुत सारे विचार आते हैं और उन विचारों को, उन तर्कों को दूर करने का काम अगर आपको कहीं मिलेगा तो वास्तव में इस जवाबी कीर्तन के माध्यम से, गीतों के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगा, जिससे हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने धर्म के बारे में अपने आप जानकारी प्राप्त करेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी ये जानकारी देने का काम करेंगे। इन विषयों से हम धीमे धीमे दूर होते चले जा रहे हैं, अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से। अभी हमारे सभ्यता की, हमारी संस्कृति की बात कर रहे थे। वास्तव में हमारी सभ्यता है क्या, हमारी संस्कृति है क्या? अगर ये नौजवान पीढ़ी, ये युवा पीढ़ी, आज के बच्चे हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जाने तो वो जानेंगे कि हमारा देश, हमारे बुजुर्ग हमको बताया करते थे, हम भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा कि कभी सोने की चिड़िया कहीं जाती थी, इतना सोना कि पूरे विश्व का सोना और संपत्ति एक तरफ, हमारे देश की संपत्ति एक तरफ। कभी हमारा देश विश्व गुरु कहलाता था। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जहाँ एक बार में 50-50 हजार छात्र पढ़ा करते थे। 18-18 विषयों की पढ़ाई एक एक बच्चे को पढ़ाई जाती थी। आज कहीं वो पढ़ाई नहीं दिखाई जाती, उन सबको नष्ट कर दिया गया, उन सबको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति हमारी आने वाली पीढ़ी तक न पहुंचे। हम विश्व गुरु कहा कहलाए जाते थे, विश्व के तमाम देशों के लोग हमारे देशों में आते थे, हमारे भारत में आते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे और तमाम विश्व का कल्याण करने का काम करते थे। ऐसा हमारा विज्ञान था कि हम लोगों ने रामायण में पढ़ा, मन की गति से विमान चला करते थे। हम मन में कल्पना करते थे कि आज उन्नाव में कल दिल्ली होंगे, या आज उन्नाव
चुनाव में अगले चुनाव दिल्ली में होंगे तो हम उस विमान में बैठ के हम दिल्ली पहुंच जाया करते थे। ऐसी तकनीक थी, ऐसा विज्ञान था, ऐसा ज्ञान था, ऐसी शिक्षा थी, ऐसी व्यवस्था थी हमारे बीच में। और आज दुर्भाग्य से अगर इस बात को देखा जाए, हमारे देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, इसको कहने में हमें संतोष नहीं। बहुत सारे राजनीतिक दल सत्ता में आए, सपा आई, भाजपा आई, कांग्रेस आई, बसपा आई, बहुत सारे राजनीतिक दल हमारे देश में सत्ता में आए, बहुत सारे नेता जीते होंगे आपके भी क्षेत्र से, कोई विधायक हुआ, सांसद हुआ, कोई मंत्री हुआ, लेकिन अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित करने का काम आज तक ठीक से नहीं हो पाया, जिसके कारण हमारा देश पीछे जाता चला गया, आगे बढ़ने का काम नहीं कर रहा। अब इस बात का यकीन रखो, कोई भी देश अगर उस देश की संस्कृति, उस देश की सभ्यता से हमारी नौजवान पीढ़ी परिचित नहीं होगी तो एक न एक दिन वो देश समाप्त होने की कगार पे पहुंच जाएगा, कभी आगे बढ़ने का काम नहीं कर सकता। और इस बात को निश्चित मान लीजिए, और मैं इसके कई उदाहरण भी आपको दे सकता हूँ। तो साथियों, मैं आज के दिन निश्चित रूप से आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और एक बात हमेशा आप सबसे कहना चाहता हूँ, जहाँ कहीं जाता हूँ वहां मैं इस बात को कहता हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग रहे, पूर्वज रहे, हम लोग अक्सर उनकी मूर्ति बनाते हैं, स्थापित करते हैं, पूजा पाठ भी करने का काम करते हैं, लेकिन सही स्थापना, सही पूजा पाठ वास्तव में तभी की जब उनके विचारों को, उनके कहे की बातों को, उनके किए गए कृत्यों को अपने में आत्मसात करें, उन पर चलने का प्रयास करें। और मैं दावे के साथ एक बात तो कह सकता हूँ, यहाँ पर आके मुझे जो खुशी की अनुभूति हुई कि अगर हम अपने ब्रह्मचारी जी के विचारों को 10% भी अपने हृदय में आत्मसात करके उन पर चलने का काम करेंगे तो हमारे क्षेत्र में कोई समस्या आने वाली है। इस बात को अभी भी हम बैठे थे, हमारे एक मित्र ने हमको बताया कि उन्होंने अपने जीवन में कहा था कि हमारे क्षेत्र में कभी ओलावृष्टि नहीं हुई। जिले में कितनी ओलावृष्टि हुई भैया ने बताया हमको, जिले में कितनी ओलावृष्टि हुई, किसान तबाह हो गया। किसान हमारा अन्नदाता, वो अन्नदाता जो अपने घर की एक बार घर में रोटी भले ना पहुंचा पाए, लेकिन हम जैसे लोगों को, हमारे पूंजीपति, हमारे उद्योगपति, जितने भी राजनेता, जितने भी लोग हैं, उनके घरों के बच्चों को पालने पोसने का काम करने वाला वो अन्नदाता भूख की कगार पर पहुंच गया, अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहा था। ऐसी स्थिति आ गई। पिछली बार सूखा पड़ा, इस बार ओलावृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी अपने गाँव में ओलावृष्टि का एकमात्र कारण नहीं बन पाया, कोई ओलावृष्टि नहीं हुई, जिसके कारण हमारे यहाँ का किसान खुशी भी है, खुशहाल भी है। और ये सिर्फ बाबा की देन है, इसलिए मैं इनका हृदय से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, इनका हृदय से सम्मान करना चाहता हूँ। साथियों, मैं उन्नाव से विधायक हूँ, उन्नाव सदर से विधायक हूँ। शैलेंद्र भाई ने भी हमारे बारे में आपको कुछ बातें बताने का काम किया। मैं निश्चित तौर पर एक बात आप सबको बताना चाहता हूँ, और ये बात मैं हृदय से कह रहा हूँ, कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस बात को हमेशा अपने मन में विश्वास के साथ, धारणा के साथ स्थापित रखता हूँ कि हमारे जनपद का प्रत्येक व्यक्ति, उन्नाव विधानसभा का मैं रहने वाला हूँ, मुख्यालय में मेरा मकान है, पुल के सामने मेरा घर है। जब कभी भी मेरा चुनाव होता है तो उन्नाव के जनपद के सारे लोग, चाहे आपके क्षेत्र के हो, चाहे पुरवा के हो, चाहे बांगरमऊ के हो, चाहे शुक्लागंज से लगे हो, चारों तरफ के क्षेत्र के लोग उन्नाव जरूर आते हैं। आपको कचहरी में काम पड़ेगा तो आप कहाँ जाओगे? उन्नाव तो आओगे ही आओगे। आपको अस्पताल में काम पड़ेगा तो आप उन्नाव आओगे ही आओगे। और हर क्षेत्र का आदमी, उससे कहीं ना कहीं मिलने वाला आदमी, और आपके गांव से भी संबंधित कोई ना कोई 2-4 लोग हमारे उन्नाव में रहते जरूर। आप निश्चित इस बात को मानो। और जब उन्नाव में वो रहते हैं, आप कचहरी आते हो, आपको कोई समस्या आती है, रात में देर हो जाती है, तो आप उन्हीं के घर में रुकने का काम करते हो, ठहरने का काम करते हो, अपने काम कराने का काम वहीं के माध्यम से करते हो। तो जब कभी भी मेरा चुनाव चल रहा होगा, मैं इस बात को निश्चित मान के चलता हूँ, तो आप सब लोगों ने ये मन में विश्वास बनाया होगा कि इस बार अपने परिवार के बेटे को आशीर्वाद दिया जाए। वहां भी हमारी चर्चा की होगी, हमारे चुनाव में भी हमारा सहयोग किया होगा। इसी कारण आपका भाई ये बेटा 55,000 वोटों से उन्नाव में विधानसभा का चुनाव जीतकर आपके बीच खड़ा होगा। तो मैं इसके लिए भी आपका अपना हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूँ। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, विशेष रूप से आप लोगों के ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं मुख्यालय का विधायक हूँ। यदि मेरे लायक रात को 12 बजे भी इस क्षेत्र का कोई व्यक्ति कुंडी खटखटा कर ये आदेश करेगा कि भैया हमारा ये काम उन्नाव में फंस गया, आप करा दो, तो आपका बेटा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ करने के लिए तैयार मिलेगा। इस बात का मैं भरोसा आप सबको दिलाना चाहता हूँ। हम राजनीति की बात इस मंच से नहीं करना चाहते, लेकिन जब देश की स्थिति को इस आंकड़े से आप लोग देखोगे और पाओगे कि आज 70 साल की जब देश की आजादी के बाद भी हमारे देश की स्थिति क्या है, तो निश्चित रूप से आपको, हमारे बुजुर्गों को, हम सब लोगों को बैठकर एक बार विचार और मंथन करना पड़ेगा कि हम लोग आने वाले समय में किस प्रकार की राजनीति करें और किस प्रकार की राजनीति के लोगों को, कैसे लोगों को मदद करने का काम करें। क्योंकि ये चुनावी समय चल रहा है, वातावरण इस समय पंचायत चुनावों का है। आप बीडीसी चुनोगे, आप प्रधान चुनोगे, आप पंच चुनोगे, आप ब्लॉक प्रमुख चुनोगे, आप जिला पंचायत अध्यक्ष चुनोगे,
सदस्य चुनोगे, उसके बाद आप विधायक भी चुनोगे, सांसद भी चुनोगे। इस तरीके से आप अपने जीवन में हर 5 साल में 8-9 जनप्रतिनिधियों को चुनने का काम करते हो। हर 5 साल में आप 8-9 जनप्रतिनिधियों को चुनने का काम करते हो। और मैं एक बात आपको बता दूं, जब मैं उन्नाव विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहा था, मैं शहर की बात नहीं कर रहा, मैं जब नगर पालिका का अध्यक्ष था, लेकिन जब मैं उन्नाव विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर रहा था विधायकी के चुनाव में, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग, पुरुष तो उसमें होशियार होते, वो कुछ नहीं बोलते। हमारे बुजुर्ग की जान से ज्यादा ना बोलूं, राजनीति से कोई जीत जाएगा, किसी का विरोध ना लो, नुकसान कर देगा। लेकिन जब क्षेत्र में घूमते थे, अपने लोगों से पूछते थे कि अगर हम विधायक बन गए तो हमारे लायक कोई काम बताओ, तो महिलाएं जरूर खिड़की से झांक कर एक बात कहती थी कि आज जीत गए हो, जीतने के बाद 5 साल बाद ही दिखाई दोगे। ये महिलाएं कहती थी घर से निकलकर। यानी हमारे क्षेत्र के लोगों को जनप्रतिनिधियों पर से विश्वास खत्म हो गया। हमारे कहने का तात्पर्य है, एक जमाना था कि हमारे देश में नेताओं का बड़ा सम्मान हुआ करता था। अभी हमारे बाबा भाषण दे रहे थे, शास्त्री जी भाषण दे रहे थे, बड़े सम्मान में हमारे लिए बात कर रहे थे, थोड़ा अच्छा लगता था कि हम नेता, हमारे सम्मान की भी बातें हो रही है। लेकिन हमारे देश में राजनेताओं का सम्मान गिरता चला जा रहा है। आप याद करो, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे, पूरा देश उनके पीछे चल देता था। कभी गांधी जी हुआ करते थे, उनके पीछे भी पूरा देश चल देता था। लेकिन आज की ऐसी कौन परिस्थिति है कि नेताओं को गाली मिलने के अलावा दूसरा कोई काम होता नहीं है। आपके गांव में कोई पूरा भाती लड़का हो तो गांव के सब लोग उसको क्या कहेंगे? बहुत नेतागिरी करने लगा, यानी पूरा भाती मतलब नेता हो गया। बदमाशी कोई कहने का बहुत बड़ा नेता हो गया, यानी बदमाश मतलब नेता हो गया। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां राजनेताओं की दिन पर दिन खराब होती चली जा रही है। उसका दोष कोई आम लोगों का नहीं है। अभी चुनाव चलने वाला है, ऐसी परिस्थिति इसलिए उत्पन्न हुई, बहुत लंबा समय अगर हो रहा हो तो थोड़े में आपकी टीम आ रही है। ऐसी परिस्थितियां इसलिए उत्पन्न होती क्योंकि हम अपनी विचारधारा, अपनी संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। आज यकीन मानो, ये हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम ऐसे संगठन से जुड़कर मुझे काम करने का अवसर मिल रहा है जो वास्तव में देश की सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करने का काम करते हैं। ये यकीन मान लो, तो ये काम भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी, कोई राजनीतिक दल करने का काम नहीं करता है। मैं इस मंच से सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये अंतरात्मा से मैं इस बात को बोल रहा हूँ। आप यकीन मानो, दीनदयाल उपाध्याय हो चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, अगर इनके सिद्धांतों पर चलकर आज हमने देश को आगे बढ़ाने का काम किया होता तो ये संकट देश में हमारे कभी आने वाला नहीं था। और इसका मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ, उदाहरण का समय नहीं है, वरना मैं विस्तार से आपको इन बातों को बताने का काम करता। तो मैं सिर्फ इतना आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये जो चुनाव आने वाले हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा था कि हमारा जो वोट देने का आधार हो वो सिद्धांतहीन कभी न हो। हम सिद्धांत के आधार पर अगर वोट देंगे तो जो हमारा नेता चुन के आएगा वो भी सिद्धांत के आधार पर चलने को विवश हो। और अगर हम सिद्धांतहीन मतदान करेंगे, यानी दारू पे मतदान करेंगे, पौवे पे मतदान करेंगे, हम मतदान करेंगे कि हमारी जाति का नेता खड़ा हुआ इसलिए वोट देते, हम मतदान करें कि हमारे धर्म का नेता खड़ा हुआ इसलिए वोट देते, हम मतदान इसलिए करते कि सांप्रदायिकता के आधार पर हम मतदान करते कि हिंदू मुस्लिम हो जाए इसलिए मतदान करते, तो कभी राजनेता आपके दरवाजे पर कुर्सी खड़खड़ाकर आपके बीच में काम करने नहीं आएगा। क्योंकि हर नेता एक चीज तो जानता है कि अगर हमको आराम से वोट मिल जाए तो हम काहे के लिए एसी की गाड़ी से उतरे, एसी मकान से बाहर निकले। और अगर नेता को ये लग जाए कि हमारे क्षेत्र की जनता जागरूक हो गई है, तो यकीन मान लो रात को 12 बजे आपकी कुंडी खड़खड़ाकर दादा और जो पीछे बैठे हुए नीचे लोग, इनकी भी कुंडी खड़काकर रात को 12 बजे इनसे काम पूछकर इनकी सेवा करने का काम करेगा, अपने घर पर बैठने का काम करेगा। तो ये सब बातों के लिए हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। फिर आपका क्षेत्र, हम आपके क्षेत्र के बारे में लगातार सुनते रहते हैं, जानते हैं, पढ़ते, काफी आपके क्षेत्र में घूमे। आपका क्षेत्र तो कलम और तलवार दोनों का धनी है। कलम आप जानते सब, दिनकर जी हो जाए चाहे प्रताप नारायण मिश्रा जी हो, कलम के मामले में भी आपका क्षेत्र, ज्ञान के मामले में भी आपका क्षेत्र हमेशा आगे रहा। और तलवार के मामले में राजा रामवत सिंह से लेकर एक लंबी फहरिस्त है जिसने देश की आजादी की लड़ाई में हर जन पर सहयोग लेने का काम किया। हम एक आज कल सम्मेलन में गए तो बैसवाड़ा क्षेत्र की चर्चा वहां दूसरे तरीके से होती है। लोग कहते हैं बैसवाड़ा क्षेत्र के लोगों की टाइमिंग बड़ी अच्छी है। टाइमिंग का मतलब आप सब लोग जानते हो, आज के युग में सबको पता है, जो क्रिकेट खेलना जानता है वो टाइमिंग के बारे में जरूर जानता है। तो सब लोग कहते हैं बैसवाड़ा क्षेत्र की लोगों की टाइमिंग बहुत अच्छी है। और उदाहरण देते हैं, टाइमिंग इस प्रकार से नापी जाती है, वो आता है एक पार्ले जी बिस्कुट आता है ना पार्ले जी बिस्कुट, तो उसको चाय में, गर्म चाय में डुबो, ज्यादा देर डुबो दोगे तो टूट के गिर जाएगा, और कम देर डुबोगे तो मुंह में खाने में घुलेगा नहीं। तो हर आदमी बैसवाड़ा क्षेत्र का उतनी ही देर डुबोता है जितनी देर वो टूटे भी ना और मुंह में आसानी से घुल जाए। असली टाइमिंग उसको कहते हैं। तो इस क्षेत्र के लोगों की टाइमिंग बहुत अच्छी है।
अब ये टाइमिंग का समय आ गया, चुनाव बहुत अच्छा है। अगर हम सब जागरूक हो जाए, सच्चा विचार करें, अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को अपने साथ लेकर चले, तो निश्चित रूप से अच्छे प्रतिनिधि चुन के आएंगे। हमको नेताओं को कोसने का काम नहीं करना पड़ेगा और अपने क्षेत्र का विकास भी हो जाएगा। हम 10 नेताओं को चुनते हैं, अगर ये 10 नेताओं एक साथ हमारे क्षेत्र में आ जाए, साल में एक मर्दों एक गाँव में बैठ जाएंगे, तो सारे अधिकारियों को यहाँ बुला लें, तो क्या एक साल में एक गाँव में एक मजरे में एक काम नहीं करा सकते दादा कि नहीं करा सकते? ये 10 नेता कर बैठ जाए। और अगर 70 साल में ये 10 नेता एक बार एक साल में बैठे होते तो आज आपके भी गांव में 70 काम हो गए होते, कामों की कोई समस्या ना होगी। ये सब कारण है, हम सबको जागना पड़ेगा, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और अपने समाज, अपने बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा। और इस बात को मैं इसलिए कहता हूँ, जो हमारे बुजुर्गों से इसलिए भी जरूरी है कि आज हमारी जैसी कट गई हमारे बुजुर्गों की कट गई, ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कल हमारे बच्चे हमसे कहें, हमारे बुजुर्गों से कहें कि दादा आपने सही समय पर अगर सही निर्णय लिया होता तो हमारे भी गांव का विकास हो गया होता, हमारे क्षेत्र में भी बिजली, पानी और सड़क की कोई समस्या न रह गई होती। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर अपने उन्नाव को सुंदर बनाए, अच्छा बनाए। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं आपके बीच में एक सेवक की भांति, एक आपके परिवार के सदस्य की भांति उन्नाव में हूँ। जहाँ मेरी सहयोग की आवश्यकता हो, आप रात को 12 बजे आवाज दीजिए, आपका बेटा हमेशा आपकी खिदमत करने के लिए, सेवा करने के लिए उपस्थित रहेगा। मैं पुनः आप सबके जितने भी यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए सबके चरणों में नमन करना चाहता हूँ। और नौजवान मित्र काफी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, इनको इसमें और प्यार देना चाहता हूँ। और नौजवानों को विशेष करके हम जहाँ जाते हैं वहाँ जरूर बातें कुछ कहते हैं, आप सब लोग आगे आइए। ये देश आपको बड़ी अच्छी निगाहों से, बड़ी आशा की निगाहों से देख रहा है। और जब भी देश में कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है, वो आप ही लोगों के माध्यम से किया गया, कोई बाहर से नहीं आया परिवर्तन करने वाला। चाहे जयप्रकाश नारायण जी का मामला रहा हो, देश की आजादी की लड़ाई ले लीजिए, सारे नौजवानों ने अपनी जानों की कुर्बानी की। जयप्रकाश जी का आंदोलन ले लीजिए, वहां भी नौजवानों ने योगदान दिया। अभी अन्ना हजारे का आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ, पूरे देश का नौजवान एकजुट हो गया। तो नौजवानों के अंदर इच्छा तो होती है कि हम कुछ करके दिखाएं, लेकिन नेतृत्व तो नहीं सही मिलता तो बार बार बेचारे उदास होकर बैठ जाते हैं। सिर्फ चुनावों में नारा दिया जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन चुनाव के बाद भी नौजवानों की ओर ध्यान देने का काम नहीं करता। बताते हैं बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन भत्ता भी देने का कोई काम नहीं करता, झूठ बोलकर वोट लेने का काम करते हैं। इसलिए पुनः मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, नौजवानों को आशीर्वाद देते हुए, इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, बाबा से इस क्षेत्र के विकास के लिए कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।